गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज नंबर 58 और जीके नंबर 58 हमारी ये मुगलकालीन इतिहास पर बेस्ड होगी, मध्यकालीन इतिहास। इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज? मुगल साम्राज्य और ये मध्यकालीन का पार्ट 4 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 3 बनाए हैं, इस पर भाग 3 बन चुके हैं। और टोटल अगर सीरीज नंबर हम देखते हैं सीरियल उसका 58, 58वीं सीरीज होगी मध्यकालीन इतिहास की। शुरू करते हैं। देखना, हम पहले मुगल शासकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसमें मुगल के शासक कितने बने हैं। तो करीब इसमें 17 या 18 हुए हैं, जिसमें 6 इसमें बड़े शासक हुए हैं। मुगल संस्थापक कौन थे, उसके बाद कौन है, मुगलों के पतन में कौन है। तो पहले हम चर्चा करते हैं मुगलों के संस्थापक बाबर। बाबर का मूल नाम क्या था? जहीरुद्दीन। और इसका जो कार्यकाल रहेगा 1526 से 1530 तक। ये पहले नंबर के हुए हैं। दूसरे हुए हैं फिर हुमायूं। हुमायूं का दूसरा नाम क्या था? नासिरुद्दीन हुमायूं, है ना। और 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। एक बार 1530 में हुआ, दूसरी बार हुआ था फिर ये सरहिंद के युद्ध के बाद में 1555 में। पूरी घटनाओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम इनका क्रम देख रहे हैं कि ये कौन कौन हुए हैं। नंबर तीसरे हुए हैं जो महान भी हुए हैं, अकबर। अकबर का नाम क्या था? जलालुद्दीन। 1556 से 1605 तक का शासनकाल। आगे नंबर 4 पर जहांगीर। जहांगीर का नाम क्या? सलीम। 1605 से 1627 तक। नंबर 5 हुए हैं फिर शाहजहां। शाहजहां का नाम क्या था? मूल नाम खुर्रम। तो 1628 से 1658 तक। और नंबर 6 हुए हैं औरंगजेब। औरंगजेब का नाम आलमगीर, 1658 से 1707 तक। इसके बाद के जो परावर्ती हुए हैं ये इसमें करीब 11 या 12 शासक हुए हैं। इनका कार्यकाल भी देख लेते हैं। तो ये मुगलों के पतन में अलग टॉपिक पढ़ा जाएगा, अलग ही चैप्टर होगा। फिर भी शासकों के नाम एक बार देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का नाम मोहम्मद मुअज्जम। बाद में दूसरे हुए फिर जहादार शाह। 3 नंबर फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दर्जात, फिर रफ़ीउद्दौला भी, जिनको शाहजहां सेकंड भी कहा गया। रफ़ीउद्दौला नाम क्या था? रफ़ीउद्दौला। रफ़ीउद्दौला। फिर हुए मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर। और एक हुए अहमद शाह आलमगीर सेकंड, शाहजहां तृतीय, शाह आलम सेकंड, और ये शाहजहां चतुर्थ भी एक हुए हैं। हालांकि शासनकाल ज़्यादा नहीं, लगभग 1 या 2 महीने का होता है। और फिर अकबर सेकंड, फिर बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड का नाम क्या था? द्वितीय का नाम जफ़र। ये जफ़र के नाम से शायरी भी लिखते थे। तो ये उत्तरकालीन मुगल प्रशासन में हम पढ़ेंगे, या मुगलों के पतन में ये चैप्टर पढ़ा जाएगा। खैर, अब हम आज की जो वीडियो है हमारी है 2 शासकों के बारे में, बाबर के बारे में और हुमायूं के बारे में। तो विस्तार से इनकी चर्चा करते हैं। देखना, बाबर। तो बाबर क्या था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। ये बाबर दिखाए गए हैं उसमें, ये मुगल वंश के संस्थापक। दूसरा बिंदु, मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे, है ना। ये क्या थे इनके? तुर्क और सुन्नी। जैसे मुस्लिम के संप्रदाय होते हैं शिया और सुन्नी, तो ये क्या थे? सुन्नी थे। और इनकी मातृभाषा क्या थी? तुर्की, जबकि ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी फारसी हुआ करती थी, पर्शियन। नेक्स्ट इसमें बाबर ने 1526 ईस्वी से 1530 तक का शासन किया भारत में। 24 फरवरी 1483 को फरगना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज। देखना, 2 जो लड़ाके हुआ करते थे, तैमूर लंग और चंगेज खां, ये इनके वंशज हैं। क्यों बताते हैं कि माता तो चंगेज वंश की तरफ से थी और जो तैमूर की तरफ से इनके पिता थे, है ना। तो ये लड़ाकू टेंडेंसी के थे। खैर, वो जो भारत में शासनकाल रहा है 26 से 30 तक। आगे देखते हैं। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नाम के एक छोटे से राज्य के एक शासक थे। वहाँ के एक सूबेदार थे फरगना के। फिर इन्होंने वहीं पर बादशाह की उपाधि भी धारण की थी। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून सन 1494 ईस्वी में बैठा था। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। अब तक किसी के पास ये नहीं थी। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक ये बना था। किसी भी तैमूर वंशीय शासक के पास ये उपाधि नहीं थी। उसके बाद में फिर जो अपना रुख किया था वो भारत की ओर से किया था इसने। आगे देखते हैं। बाबर की मातृभाषा चगताई या तुर्की भाषा थी, मातृभाषा, है ना, मदर टंग। उसने तुर्की में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी। बाबरनामा किस भाषा में थी? तुर्की में। बाद में फिर अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद भी किया है। तो बाबर, ये लेखन शैली से इनको बहुत लगाव था बाबर को। तो ये दिखाया गया इसमें, इमेज देखिएगा आप। ये बाबरनामा का ये अंदर का कोई चित्र दिखाया गया, उसका कवर पेज है, जो बल्कि कवर पेज से नेक्स्ट पेज। आगे
1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। तो पानीपत के युद्ध में किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को, है ना। ये क्या था? लोदी वंश यहाँ का अंतिम वंश था। देखना, इससे जो हमने पहली वीडियो बनाई है दिल्ली सल्तनत पर, उसमें 5 वंशों के बारे में जानकारी दी गई है कि किस वंश ने कब तक शासन किया है भारत में। नेक्स्ट, इस वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। केवल 22 वर्ष में काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान में राज्य कायम किया था अपना, है ना। पहले काबुल पर अधिकार किया था। आगे देखते हैं। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। तो 5 आक्रमण कौन कौन से थे? जैसे बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण किसने दिया था? पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने दिया था, और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने, है ना। वो ये चाहते थे कि भारत में लूटपाट करके चला जाएगा और यहाँ का शासन लोदी वंश के ये दौलत खां लोदी के हाथ में आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। तो इसके जो युद्ध थे उन पर भी हम चर्चा भी करते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, जो 5 युद्ध थे कौन कौन से थे, है ना। एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 ईस्वी में, और पानीपत कहाँ है वर्तमान में? हरियाणा में। ये हरियाणा में स्थित है, हरियाणा। तो 1526 में पहला युद्ध हुआ था, और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। लेकिन इससे पहले एक और बाजोर और भेरा का युद्ध, ये भारत की स्थलीय सीमा से पहले ही पड़ते थे। जब बाबर ने भारत में रुख किया था आने का, तो रास्ते में ये 2 गांव थे, ऐसे बताते हैं कि बाजोर और भेरा। और इस युद्ध में बाबर ने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था, बारूद। वैसे पानीपत के युद्ध में भी किया गया था, तुलगमा युद्ध नहीं थी, लेकिन बारूद का जो पहले प्रयोग हुआ था ये बाजोर और भेरा के युद्ध में 1519 और 1520 में युद्ध लड़ा गया है। और यहाँ पर पहला युद्ध कौन सा था? भारतीय सीमा के अंदर पानीपत का युद्ध, ये पहला युद्ध था। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया राणा सांगा और बाबर के बीच, इसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और अंतिम युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध और बाबर के बीच हुआ था, इसमें बाबर की जीत हुई थी। जो अफगान थे यहाँ पर जैसे ये शेरशाह सूरी थे, ये भी अफगान थे। तो घाघरा का युद्ध अंतिम युद्ध था, ये क्वेश्चन आता है। तो 4 तो युद्ध ये भारत में लड़े गए हैं, और एक युद्ध ये भारतीय सीमा से बाहर बाबर ने भारत में आने के लिए या स्थापित होने के लिए 5 युद्ध लड़े थे। 1530 में फिर डेथ हो जाती है बाबर की। तो आगे देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। देखना, तुलगमा युद्ध नीति क्या होती थी? इसमें जैसे कुछ तोपखाने हुआ करते थे, या तो तोप या रथों को ऐसे बांध लिया करते थे वो, और इसके बीच में रस्सी बांधते थे, चमड़े की रस्सी, एक चमड़े की रस्सी, और 2 अपनी सेनाओं को छुपा दिया करते थे। पहले जब भी शत्रु सेना बीच में आती थी यहाँ पर, तो इसके पीछे एक गहरी खाई भी खोद दिया करते थे। गहरी खाई, है ना, ये क्या थी? एक डिक थी यहाँ पर, ये खाई बनी हुई थी, ये गहरा गड्ढा खोद दिया गया, और इसको घास फूस से वो ढक दिया करते थे। तो जैसे ही शत्रु सेना की इधर से एंट्री होती, तो शत्रु सेना इस पर डायरेक्ट अटैक कर दिया करती थी। वो ये समझती थी कि इनके पास एक ही टुकड़ी है, जबकि एक नहीं 3 टुकड़ी हुआ करती थी। एक ये टुकड़ी इधर छुपाया करते थे, एक दूसरी है, और ये तीसरी टुकड़ी हुआ करती थी, ट्रूप होती थी सैनिकों की। तो शत्रु सेना सामने से हमला करती थी, और ये रस्सी तोड़कर ये खाई में गिर जाया करते थे लोग, यहाँ की जो शत्रु सैनिक होते थे। तो बीच में फिर तीनों सेना इसको घेर लिया करती थी। इसको तुलगमा युद्ध नीति, ये तुलगमा युद्ध नीति बाबर ने उज्बेकिस्तान के सैनिकों से सीखी थी, उज्बेगों से। उज्बेग, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बाबर ने ये कहाँ से सीखी थी? उज्बेगों से, उज्बेकिस्तान के जो सैनिक थे। तो तुलगमा युद्ध नीति बाबर की जीत का कारण बनी थी, इस कारण से बाबर ने यहाँ पर शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा 2 निशानेबाज थे और तोपची थे, है ना। रूमी पद्धति और जो इसमें ये तोपें सजाने का जो कार्य करते थे। पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों में बराबर बांटा था। उसमें इस बंटवारे में हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। अब ये मुगलों के पास आ गया था कोहिनूर हीरा, इसकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कोहिनूर हीरा पर, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत विजय के ही उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को 1-1 चांदी का सिक्का दिया गया था, इसलिए इसको कलंदर भी कहा गया है ना। किसी युद्ध में जब भारत पर विजय प्राप्त की थी, अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। ये कलंदर की उपाधि दी गई थी
ये उपाधि थी, ध्यान रखिएगा, नोट करते रहिए आप ये साथ साथ। खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि, ये गाजी की उपाधि, कलंदर की उपाधि। आगे देखते हैं। 48 वर्ष की आयु में 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु होगी, है ना। ये बाबर की मृत्यु हुई थी। तो बाबर को 2 बार दफनाया गया था, एक बार तो आगरा के आरामबाग में, उसके बाद काबुल में। ये जो दिखाया गया है ये मकबरा, ये काबुल में दिखाया गया है। ये कहाँ पर है? काबुल। काबुल कहाँ पड़ेगा? अफगानिस्तान में। तो बाबर के शव को पहले आगरा में आरामबाग में दफनाया गया, उसके बाद में फिर दूसरी बार उसके बाद काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। क्योंकि यहाँ पर अफगानियों ने हमला कर दिया था, जो लोदी वंश के कुछ उत्तराधिकारी बचे थे वो इस पर हमला किया था, कब्र पर हमला कर दिया था। ऐसा बताते हैं कि कब्र को जलाया गया था। तो बाद में फिर कब्र को कहाँ स्थानांतरित किया गया? काबुल में। आगे देखिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खान ने फारसी भाषा में किया। और ये बाबरनामा किस में थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। देखना, जो इसकी विषय वस्तु रहेगी, इसमें जलवायु के बारे में बताया गया है। जलवायु, वो बताते हैं कि भारत में पानी और वानी बदलता है, स्थान बदलने के साथ साथ पानी और वानी भी बदलता है। तो बाबर को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। जब वो यहाँ पर पहाड़ी दौरे पर आया था तो ये बताते हैं कि एक पहाड़ी पार की तो धूप निकली हुई है, अगली पहाड़ी पार की तो बारिश हो रही है, फिर आगे तो सूखा है, फिर आगे तो वहाँ पर सर्दी है। कुछ इस तरीके से क्लाइमेट यानी कि जलवायु बाबर को काफ़ी अच्छी लगी थी। और ये जो बाबरनामा है इसमें भारत की जलवायु के भी बारे में लिखा हुआ है, क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। फारसी में जो अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खान ने किया था। आगे देखिएगा। बाबर को मुबैयान नाम की पद शैली के जन्मदाता भी कहा जाता है ना। जैसे खत अपने लिखता था, ये मुबैयान शैली में लिखता था, लिखने की एक शैली हुआ करती थी। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं बना। हुमायूं उसका बड़ा पुत्र था। देखना, वैसे ये 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। हुमायूं ने फिर ये अपनी जो संपत्ति थी, अपना जो शासन साम्राज्य, वो चारों भाइयों में वितरित बराबर बराबर किया था। ओके, आगे देखते हैं। अब हम हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं जो इसका पुत्र था और उत्तराधिकारी भी बना बाबर का। हुमायूं की हमें जो जानकारी मिलती है ऐतिहासिक हुमायूं नामा से मिलती है। हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। आगे, हुमायूं का नाम क्या था? नासिरुद्दीन हुमायूं। नासिरुद्दीन हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। आगे, 1530 ईस्वी में आगरा में 23 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा। बाबर के 4 पुत्र थे, यानी कि हुमायूं 4 भाई थे। कौन कौन थे? देखना, हुमायूं, दूसरा कामरान, एक अस्करी और नंबर 4 हिंदाल, है ना। एक सुलेमान भी हुआ करते हैं। सुलेमान को चूंकि संपत्ति दी गई थी, ये हुमायूं के चचेरे भाई थे। तो ये 4 पुत्र थे और चारों में जो साम्राज्य विस्तार था उसको बराबर भागों में बांटा गया था। देखना, इसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। अच्छा, हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया, है ना। किसमें? जैसे कामरान को काबुल का क्षेत्र दिया गया था। कामरान को क्या? काबुल का और कंधार का क्षेत्र दिया, इसका सूबेदार बना। अस्करी को संभल का दिया गया था, संभल। और ये हिंदाल को अलवर का दिया गया, जो अलवर राजस्थान में पड़ता है। और एक आगरा का क्षेत्र था एक भाई पर, यानी कि जो ये हो जाएगा कौन सा, हुमायूं वहीं का बना था। और सुलेमान जो चचेरा भाई था, सुलेमान मिर्जा को बदख्शा की जागीर दी गई थी। बदख्शा, है ना, ये उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में पड़ेगा भारत के। तो ये चारों को अलग अलग दिया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये टैली करने के लिए आता है। मतलब इधर तो पुत्रों के नाम दे देंगे, ये चारों तो इधर यहाँ पर इसके क्षेत्र के नाम दे देंगे, कौन सा राज्य किसके लिए था, ऐसे टैली करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। जो मुकुट पहना गया, कोरोनेशन, ये 2 बार हुआ था। चूँकि एक बार तो सन 1530 में हुआ था हुमायूं की मृत्यु के बाद में, बाबर की मृत्यु के बाद। और एक बार जब ये निर्वासित हुआ था ईरान के लिए, वहाँ से लौटने के बाद 1555 में हुआ था ये, जब सरहिंद का और मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। आगे, पहला राज्याभिषेक 1530 में हुआ, दूसरा राज्याभिषेक 1555 में हुआ, है ना। किंतु वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सका। 1501 दिन जब वह दिल्ली में दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तो वह फिसल गया था। देखना, लाइब्रेरी, इसको कुतुब खाना भी बोलते हैं। दीनपना एक नगर की स्थापना की गई थी दिल्ली में। तो दीनपना की जो लाइब्रेरी थी या पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से फिसलकर हुमायूं की डेथ हुई थी। तो इस पर इतिहासकारों ने कमेंट किया है। इस प्रकार 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई। और इतिहासकार लेनपूल, क्या नाम है? लेनपूल, इतिहासकार ने कहा है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसने अपनी जान दे दी,
है ना, यानी कि जैसे ईरान में चला गया था, यहाँ पर एक युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध और बिलग्राम का, उसमें फरार हुआ था यहाँ से। आगे देखिएगा, हुमायूं ज्योतिष में बहुत अधिक विश्वास करता था और इसीलिए वो हर दिन एक अलग रंग के कपड़े पहनता था। इसलिए वह सप्ताह में 7 दिनों तक 7 रंग के अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। वह रविवार को पीले कपड़े पहनता था, शनिवार को काले कपड़े पहनता था, ऐसे ही सोमवार को वाइट कपड़े पहनता था सफ़ेद रंग के। देखना ये भी क्वेश्चन टैली करने के लिए आया है ना, अलग अलग रंगों के कपड़े थे। आगे, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, है ना, देखना ये द्वारा सही से टाइप नहीं होता मुझसे अभी, तो आप ये समझ जाना बस। तो हुमायूं ने जैसे युद्ध लड़े हैं यहाँ पर कौन कौन से, उनके नाम और उनका क्रम भी याद करना है हमें। जैसे देवरिया का युद्ध या देवरा का युद्ध, ये कब, 1531 में देवरा का युद्ध। दूसरा फिर चौसा का युद्ध और बिलग्राम का, चौसा का 1539 में और 1540 में फिर बिलग्राम का युद्ध, है ना, ये पूर्वी क्षेत्र में पड़ेंगे, भारत के पूर्व में, जैसे बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ पर। ये किसके विरुद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी के विरुद्ध। शेरशाह सूरी ने बिलग्राम के युद्ध में इसको अंतिम रूप से हराया था और इतनी बुरी हार थी हुमायूं की कि हुमायूं को अपने घोड़े सहित कर्मनासा नदी में कूदना पड़ा था, इसको गंगा नदी भी कहते हैं। वहाँ पर निजाम रहीम नामक भिश्ती ने इसकी जान बचाई थी। उसके बाद ये ईरान चला गया था। जब ईरान से वापस आया था तो पंजाब के सरहिंद में एक युद्ध लड़ा गया था, जो लोदी के वो वंशज थे और कुछ जो शेरशाह सूरी के वंशज थे, 1555 में। आगे देखिएगा, हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा जगह पर, है ना, पश्चिम बंगाल में चौसा जगह पर युद्ध लड़ा गया। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने कुछ गलतियां की और हार गया। आगे फिर हुमायूं युद्ध के क्षेत्र से भाग निकला और गंगा नदी में कूद गया। गंगा नदी का नाम क्या, वहां पर कर्मनासा नदी, इसमें जंप लगाई थी। निजाम रहीम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई। इसके बदले में इस भिश्ती बोलते हैं जो पानी का काम करता है, भिश्ती को एक दिन के लिए भारत का बादशाह बनाया था और इस भिश्ती ने भारत में चमड़े के सिक्के चलाए थे उस एक दिन के लिए। चमड़े के सिक्के, चूंकि ये चमड़े का थैला होता है इनके पास, ये एक उसमें पानी छिड़काव का काम करते हैं, ये भिश्ती होते हैं एक। आगे, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश किया और कहाँ पर चला गया था, ईरान में चला गया था, ईरान। फिर ईरान जाते हुए रास्ते में जैसे पंजाब का क्षेत्र पड़ेगा, वीर साल के महल में अकबर का जन्म होता है। तो हुमायूं और अकबर, ये बाबर से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, रेलवे में खास तौर से, आप इनको नोट कर लीजिएगा। इसमें हमने 2 ही शासकों की हमारी वीडियो रहेगी, अगले जो 2 शासक होंगे उनकी अलग वीडियो, चूंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एक इसका। अच्छा, देखना क्वेश्चन, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की। एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं। तो इसमें दिया पहला क्वेश्चन, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की, 1507 में, जब ये फरगना को जीता था। दूसरा, मुगल वंश की नींव किसने रखी थी भारत में, बाबर ने। थर्ड क्वेश्चन है, मुगल किसके वंशज थे, तो तुर्की के चगुताई वंश, है ना, चुगताई वंश या चगुताई वंश के वंशज थे और माता की तरफ से और पिता की तरफ से अलग अलग। माता की तरफ से चंगेज खां के और पिता की तरफ से तैमूर लंग के, तैमूर और ये था उसमें चंगेज खां। चंगेज की तरफ से 14वें वंशज थे 14th और तैमूर की तरफ से ये 5वें वंशज थे। अच्छा, नंबर 4, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है, तुझ के बाबरी या बाबरनामा। तुझ के बाबरी उस नाम से जब ये अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 5, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया, सन 1527 में राणा सांगा और अकबर के बीच में युद्ध लड़ा गया था। आगे नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, बाबर के अलावा, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक ने मकबरे भारत में से बाहर बने। एक तो जहांगीर का और एक बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर का कहाँ है, रंगून में, ये रंगून में बना हुआ है। और जहांगीर का कहाँ है, ये पाकिस्तान में लाहौर में बना हुआ है। ये तो लाहौर में मकबरा, और बहादुर शाह जफर का रंगून में मकबरा बना हुआ है। नंबर 7, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था, फरगना, अफगानिस्तान में जगह पड़ेगी फरगना, काबुल के पास। नंबर 8, बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था, यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। ये आपको बताना है कि बाजोर और बेहरा का युद्ध, देखना इससे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो बाजौर और भेरा का जो युद्ध था, ये यूसुफजाई वहाँ की एक जनजाति थी। जब पाकिस्तान से भारत में एंटर करेंगे यूसुफजाई वहाँ की जनजाति, ये बाजौर और भेरा का युद्ध, कौन सा, बाजौर और भेरा। इसी युद्ध में बाबर ने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था, यानी कि तोपों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी? तुर्की भाषा में या चगताई भाषा में। नंबर 10, बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षाओं में आए हुए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा किसके ये तोपची थे? ये बाबर के तोपची थे। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आगरा में। पहले आगरा में दफनाया गया, उसके बाद में फिर ये अफगानिस्तान में दफनाया गया। देखना काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, वही रिपीट हो रहे हैं जो अभी हमने पढ़ा है। बाबर और मेदनी राय के बीच में युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदेरी का युद्ध, जो 1528 में लड़ा गया था। नंबर 15, पानीपत की पहली लड़ाई कब की गई थी? ये 1526 में, फिर से रिपीट हुआ है पानीपत, है ना। तो पानीपत की लड़ाई हुई थी। आगे देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 16, किस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया था? पानीपत के युद्ध में। और इससे पहले किसमें? बाजौर भेरा का। ये जो बाजौर भेरा का युद्ध है, ये भारत की सीमा में नहीं लड़ा गया, भारत की सीमा से बाहर। आगे, कुतलुग निगार खानम किसकी माता का नाम है? ये बाबर की माता का नाम है ना, और मिर्जा उमर पिता का नाम। आगे नंबर 18, बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख। नंबर 19, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना गया? कलंदर के नाम से, जब वहाँ पर काबुल में एक सिक्का इसने वितरित किया था। नंबर 20, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? 1526 में। कौन सा युद्ध था? पानीपत का युद्ध। नेक्स्ट, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 24 फरवरी सन 1483 को फरगना में। आगे, बाबर के वंशजों की राजधानी क्या थी? समरकंद। समरकंद यहाँ की राजधानी थी इनके, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर समरकंद पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को घाघरा के युद्ध में पराजित, जो कब लड़ा गया था? सन 1530 में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की स्थापना की? मुगल वंश की स्थापना। नंबर 25, बाबर ने युद्ध में कौन सी नीति अपनाई थी? तुलगमा युद्ध नीति, है ना। तुलगमा या तुलुगमा एक ही नाम है। और ये कहाँ से सीखी थी? उज्बेगों से। उज्बेगों से ये नीति सीखी थी, वहाँ के जो सैनिक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया था? सन 1504 में काबुल पर कब्जा किया था, उसके बाद में फिर बादशाह की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 27, कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा? 23 वर्ष में। सन 1530 में राज्याभिषेक हुआ था। चौसा का युद्ध किसके बीच में होता? शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। नंबर 30, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। ये उसका अंतिम था भारत में। उसके बाद में ईरान से वापस लौटते हुए फिर से एक युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, बाद में इसके बाद हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली थी? ईरान के शाह के पास। ये ईरान चला गया था, निर्वासित हुआ था। नंबर 32, किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत में से बाहर शरण लेनी पड़ी? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज को ही बिलग्राम बोलते हैं। नंबर 33, किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था? हाजी बेगम ने। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे को ताजमहल की पूर्वगामी इमारत भी बोलते हैं। आगे नंबर 34, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? दोहरिया का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का और सरहिंद का युद्ध। नंबर 35, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नासिरुद्दीन हुमायूं। आगे देखिएगा, दिल्ली के नज़दीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की? दीन पन्हा। 37, किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की? ईरान के शाह और बैरम खां। बैरम खां इसका सेनापति बनकर आया था। चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? हुमायूं की पराजय। नंबर 39, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? 1556 में दिल्ली के शेर मंडल या पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से। नंबर 40, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बदख्शां का सूबेदार। तो हमने इसके 40 क्वेश्चंस तैयार किए हैं, तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आए होंगे। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा, और ये आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहिए। मैं बात हर वीडियो में कहता हूँ और ये दोहराते रहूँगा लगभग में। खैर, तो अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। तो ओके, थैंक यू।